हेलो मेरे स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है हमारे डे 5 ऑफ मास्टर फिजिक्स इन 20 डेज। और आज के डे 5 पे हम पढ़ने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारा सा करंट आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, पिंक पिंक कलर का। ओके, तो इस चैप्टर के बारे में आज डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या टॉपिक्स है और क्या टॉपिक्स मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओवरऑल ये जो चैप्टर ये काफ़ी बड़ा है। ओके, जैसे लाइट चैप्टर हमने कवर अप किया, तो वहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जो डेरिवेशंस पार्ट था उसको मेनली हमने निग्लेक्ट करते हुए चैप्टर को कवर अप लिया था, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा है। तो इस चैप्टर में ऐसा कोई डेरिवेशन का पार्ट है नहीं हमारे चैप्टर नंबर 6 में, तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बट थ्योरेटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। तो मेनली जो लॉज वगैरह हैं यहाँ पे, कूलम्स लॉ एंड ओम्स लॉ, ये 2 लॉ है और दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है इस बार के एग्जाम के लिए। तो उनको अच्छे से समझेंगे। रेजिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से देखना है। एक जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है वो हम अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। ये वो टॉपिक्स है जो चांसेस बना रहे हैं कि माध्यमिक 2025 में आएँगे। वैसे तो यहाँ पे टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट है, बट ये जो कुछ 2-3 टॉपिक्स है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं इस साल के लिए, एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन। तो उनको और अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम समझते हैं क्या है। इम्पोर्टेंस इन डेली लाइफ, लाइट, अप्लायंस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये हमें देखना है। ये टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले जो कहानी की शुरुआत होती है वो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ। तो डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपल इसका आंसर लिखेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी थ्रू विच अ मैटर कैन अट्रैक्ट समथिंग। इट इज अ प्रॉपर्टी अ मैटर कैन अट्रैक्ट समथिंग, बस सिंपल ऐसा लिख लो। ये एक तरह का क्या प्रॉपर्टी है, चार्ज इज अ काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जिसके थ्रू कोई भी एक मैटर हो, जैसे हम लोग एक मैटर है, अगर हम भी किसी चीज को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं अपनी तरफ बाय नेचर, तो वो ऐसा कहा जाएगा कि हमारे अंदर चार्ज की प्रॉपर्टी है। और ये चार्ज की जो प्रॉपर्टी होती है वो बहुत ही मिनिमम टाइम के लिए होती है। ऐसा मान लो 10⁻⁻8, -8 नहीं, छोड़ो नंबर को गोली मारो, बहुत कम। ऐसा मान लो कि 1 सेकंड का 10/8वां हिस्सा ले लो आप, वो उतना छोटे समय के लिए रहता है, फिर खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपके पास ये प्रॉपर्टी आ गई फिर वो चलता ही रहेगा, चलते रहेगा, नहीं। ऐसा कुछ आपको करना होगा जो फिर वो दोबारा से क्रिएट हो। फिर क्रिएट होने का क्या रीज़न, इसका कैसे होता है? तो चार्ज क्रिएट होने का जो एक सिंपल जो बेसिक फंडा है वो है फ्रिक्शन। अगर रगड़ होता है किसी चीज़ में, तो वहाँ पे चार्ज क्रिएट होता है। अगर हम अपने हाथों को ऐसे रगड़ते हैं, एकदम बेस्ट एग्जांपल, तो हमारे हाथों में गर्माहट महसूस होती है। वो उस वजह से होती है कि यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और फ्रिक्शन क्रिएट होने से हमारे हाथ में वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि छोटा अगर कोई पार्टिकल हो, वो अट्रैक्ट हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपने किताबों में देखा होगा, कंघी वाला एग्जांपल है, बाल में कंघी कीजिए, छोटे-छोटे कागज़ को अट्रैक्ट कीजिए, अट्रैक्ट हो जाता है। ओके, चलिए। अब हमारा मेन फोकस, चार्ज कितने टाइप्स के हैं? चार 2 टाइप्स के हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये हमें पता चला। और इसी बेसिस पर कूलम्ब्स लॉ आया था। कूलम्ब्स लॉ ने क्या बोला? कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट सिंपल है, मान लीजिए 2 चार्ज है, एक को हमने बोला Q1, एक दूसरा चार्ज हमने लिया Q2, और इन्होंने बोला भाई दोनों जो चार्ज हैं इन दोनों को एक आप डिस्टेंस पे रख दो, ठीक है? और उस डिस्टेंस का आप नाम दे दो D या फिर R, जो भी देना, तो हमने R दे दिया यहाँ पर। अब इनका ये कहना है कि भाई ये जो 2 आदमी चार्ज है Q1 और एक Q2, तो इनके बीच में कुछ तो फोर्स होगा, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। क्योंकि हमें पता है, अगर 2 सेम चार्जेस है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इनके बीच में हमें रिपल्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि सेम चार्जेस है। और अगर दोनों अपोजिट चार्जेस है, एक माइनस है और एक नेगेटिव है, तो इनके बीच में हमें अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो जब चार्ज एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, ये क्लियर हो गया। तो हमें ये पता करना था कि भाई कितना अट्रैक्शन होगा, कितना रिपल्शन होगा। अगर कोई 2 चार्ज अपने पास है, तो उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। तो ये चीज़ बताने के लिए कूलम्ब साहब ने अपना लॉ दिया, जो कूलम्ब्स लॉ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने सिंपल स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई चार्ज है Q1 Q2, 2 पॉइंट चार्जेस से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ इंटरएक्शन होगा, ठीक है? उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। इसको लिखेंगे नोट डाउन करके हम लोग, फोर्स ऑफ इंटरएक्शन, ठीक? फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। अब इंटरएक्शन में दोनों आ जाता है। इंटरएक्शन मतलब अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। तो अगर हमें अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को साथ में बोलना हो, तो हम बोलेंगे फोर्स ऑफ इंटरएक्शन। दोनों बोला कोई भी फोर्स ऑफ इंटरएक्शन हो, वो कितना होगा? तो वो जो फोर्स होगा उनके अकॉर्डिंग, वो फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये उनका स्टेटमेंट था। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं हम लोग, हमें पता है कि एक कांस्टेंट आता है k, ऊपर की तरफ हमारे पास
Q1 Q2 होता है, नीचे की तरफ हमारे पास R स्क्वायर होता है। तो ये एक फॉर्मूला की शक्ल लेता है जिसे हमें याद रखना होता है। ठीक है, जरूरी है याद रखना। तो ये हम डब्बा में घेरते हैं, पिंक पिंक डब्बे पे। इस डब्बे वाले चीज को आपको याद रखना है, ये कूलम्स लॉ ऑफ एक्सप्रेशन और फोर्स निकालने का एक फॉर्मूला है। क्लियर है? बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, मतलब इतना इजी है, देखने का सिर्फ बड़ा होता है बट चीजें बहुत आसान होती है। अब हम चार्ज समझ चुके हैं, चार्ज समझ लिए, चार्ज के टाइप समझ लिए, कूलम्स लॉ समझ लिए। इसके बाद हमारी कहानी में एंटर होता है पोटेंशियल की चीज। ओके, तो पोटेंशियल क्या है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। कहाँ मूव करना है वो समझते हैं। देखो, कोई भी चार्ज, हमने एक चीज अभी सीखा कि एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, एक हमने चीज सीखा एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें इतना पता है कि जब चार्ज है, या तो वो अट्रैक्शन करेंगे या फिर वो रिपल्शन करेंगे। तो एक चीज है कि वो अट्रैक्शन कितने दूर तक कर सकते हैं। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा जरूर जहां तक उनका फोर्स जो है वो एप्लीकेबल होगा, और उस एरिया के बाहर वो फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा देता हूँ इस चीज को समझाने के लिए, कि जैसे इंडिया एक पूरा होल कंट्री है, इस पूरे होल कंट्री पर जो सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर जो कंट्रोल होगा वो हो गया हमारे प्राइम मिनिस्टर का। जो भी प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर होगा वो पूरे चीजों को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, सारे स्टेट्स को। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो सेंट्रल मिनिस्टर का कोर्स आपको, सॉरी सेंट्रल मिनिस्टर नहीं, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो ही गए। यहाँ पर हमारे पास हो गया अब चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, जो कि हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। तो प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोलते हैं सेंट्रल पोजीशन पर रह के, वो देश में सबको मानना होगा। उसका जो आपका कानून है, उसका एक तरीके से फोर्स है, वो पूरे कंट्री पर अवेलेबल है, एप्लीकेबल होगा। बट आप मान लो बंगाल में, जैसे जो भी अभी ममता बनर्जी है, अगर बंगाल में ममता बनर्जी अभी सीएम है, तो ये कोई अगर कानून यहाँ पे बैठ करके चाहेगी कि यूपी में लागू कर दे, तो क्या है पॉसिबल है? बहुत जाहिर सी बात, आप भी समझ पा रहे हो कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब यहाँ पे बैठ करके ममता बनर्जी कोई लॉ बनाती है और वो बोलती है कि मैंने अपने स्टेट के लिए ये लॉ बनाया है, ये सेम लॉ मैं यूपी में भी लागू करना चाहती हूँ। तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि उनका जो फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल के एरिया तक ही एप्लीकेबल है। इसके एरिया के बाहर, चाहे यूपी हो, चाहे दिल्ली हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, उड़ीसा हो, कहीं पे भी चले जाओ, चेन्नई, तमिलनाडु, कहीं पे भी चले जाओ, ये इम्पॉसिबल है। ओके, तो यही चीज होता है हमारा। इसी चीज, वही सेम चीज यहाँ हमारे चार्ज में अप्लाई होती है। तो पॉजिटिव चार्जेस भी है, इनका भी एक अपना स्पेसिफिक एरिया है जहां तक इनके फोर्सेस एप्लीकेबल होते हैं। तो वो हम लोग दिखाते हैं, ऐसे एक एरो बना के हम लोग एक एरिया बना देते हैं। तो वो जो एरिया होता है जहां तक किसी भी चार्ज का जो असर है वो आपको महसूस होता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया जहां तक आप चार्ज का असर महसूस कर सकते हो, या तो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्शन का। क्लियर है? ओके, एग्जांपल याद रखना मेरा, बहुत अच्छा एग्जांपल वो समझने के लिए। अब हमारा ये काम होता है कि हम लेते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा सा स्मॉल चार्ज, बहुत छोटा चार्ज है, और ये है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर है। ओके, तो ये है हमारे इन्फिनिटी पर। अब इस इन्फिनिटी पे ये जो चार्ज है, स्मॉल चार्ज, इसको मुझे उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है। इसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये हम लोग सर्कल बना सकते हैं इस तरीके से, एक सर्कल हम नॉर्मली बना सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब मुझे इसके अंदर लाना है। तो अब जाहिर सी बात है, अब जरा एक चीज यहाँ गौर करो, क्या देखने को मिल रहा है आपको? ये एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव है लेकिन छोटा, भले क्या है लेकिन है तो पॉजिटिव। और जिस फील्ड पे आप ला रहे हो वो भी क्या है? पॉजिटिव। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉजिटिव फील्ड के अंदर आप ला रहे हो, तो आपको तो वर्क डन करना पड़ेगा, काम कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन, दोनों सेम चार्जेस है। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पोटेंशियल पर, किसी भी एक पॉइंट पर लाने में जो आप काम करते हो, उसी काम को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, जिस पॉइंट पे आपने रखा, मान लो आपने इस पॉइंट पर रखा, तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही होगा जितना आपने काम किया है। मान लो अगर आपने 1 जूल काम किया, तो ये जो पॉइंट है इसको हम नाम देते हैं ए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 जूल। क्लियर है? ओके, तो वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट द पॉजिटिव चार्ज हो गया, वहां पे ले जाओगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, तो वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके बाद आती है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो आपने ए पॉइंट पर इस चार्ज को ले आया, अब आप चाहते हो इस ए पॉइंट से उठा के इस बी पॉइंट तक इस चार्ज को ले जाना। यहाँ पे क्या हो रहा है? अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में ही हो, बाहर नहीं हो। अब क्या हो आप? अभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो। ओके, कलर चेंज करते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी। ठीक है, चलो चेंज कर लिए।
अब आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड ए से लेके बी तक ले जाना है। तो इस दौरान जो काम अंजाम होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ज़्यादा पोजीशन पर होगा, एक कम पोजीशन पर होगा। तो जो ज़्यादा होगा उसको कम से हम लोग माइनस कर देते हैं, क्योंकि अंदर में भी ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्जेस ही है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, तब जा करके आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक यहाँ पे ला पाओगे। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो वर्क डन होगा, तो डिफरेंस निकालने का वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें ये मानना होता है कि किसका बड़ा है, तभी हम जा करके डिफरेंस निकाल पाएँगे। डिफरेंस निकालने का मतलब है किसी कोई एक क्वांटिटी बड़ी, कोई दूसरी क्वांटिटी छोटी है। तो पॉइंट बी हम मान लेते हैं कि बड़ा है हमारा, वीबी जो है वीए से बड़ा है, यानी कि बी का पोटेंशियल ए से बड़ा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वीबी माइनस वीए। क्लियर है? ओके। चलो, अब बात करते हैं पोटेंशियल के फॉर्मूले के बारे में। तो फॉर्मूला ये हमने लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल, उसको डिनोट करते हैं बी से। तो पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो कितना काम आपने किया और किस चार्ज पे किया, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको आपको गांठ बांध के याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलेगा? आगे चलते। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके मैं मूव करता हूँ आगे की तरफ। आगे हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। अब इतना पढ़ने के बाद हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट हम किससे कहना चाह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, इलेक्ट्रिक करंट को मैं सिंपल वे में अगर डिफाइन करूंगा तो इसको कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चलो ठीक है, इतना तो समझ में आता है हमें, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हमें चार्ज पता है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है। तो चार्ज कहीं ना कहीं फ्लो कर रहा है। ओके, क्योंकि चार्ज में आपको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, रिपल्शन देखने को मिल रहा है, वो फ्लो करता है, एक जगह पे नहीं रहता। तो यूनिट टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम आपने डिसाइड किया, उस टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, उसको ही हम कहते हैं करंट, बस। और अगर आसान भाषा में बताऊं तो करंट की, सॉरी, चार्ज के बहने की रफ्तार को करंट कहते हैं। सिंपल। आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप पैदल चल रहे हो, तो आप कितनी देर में कितना दूर ट्रेवल कर रहे हो, वो क्या होता है, वो आपका रफ्तार है। तो करंट कितना टाइम में कितना चार्ज बह रहा है, वो उसका रफ्तार हुआ, उसी रफ्तार को हम करंट कहते हैं। अब ज़्यादा चार्ज बह रहा है कम समय में तो करंट ज़्यादा है, कम चार्ज बह रहा है कम समय में तो करंट कम है। ये चीज़ है। तो इसलिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। मेनली हमें चूंकि कैलकुलेशन करना है तो हम यूनिट टाइम लेके चलते हैं। हम 1 सेकेंड, 1 मिनट इस तरीके की बात करते हैं, तो छोटा छोटा वैल्यू ले। ओके, ये हो गया। अब जब चार्ज की बात आई, सॉरी चार्ज नहीं, करंट की बात। जब चार्ज आया, चार्ज से रिलेटेड आया था कूलम्स लॉ, और जब करंट आता है तो करंट से रिलेटेड आता है ओम्स लॉ। याद रहेगा, दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। चार्ज के लिए क्या, कौन सा लॉ आया था? कूलम्स लॉ। और जब हमारे पास आया करंट, तो करंट के लिए हमारे पास लॉ है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है भाई, करंट तो तभी जनरेट होगा जब चार्ज बहेगा। ओके, तो चार्ज बहेगा कब? चार्ज को बहने के लिए तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। कैसे, अभी समझो। अभी हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला एग्जांपल देखा था, वापस चलते हैं यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एग्जांपल देखा, उसमें क्या हुआ हमारा, यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम लेके आए। अगर ए और बी के बीच में डिफरेंस ही ना हो, हम कोई एक ऐसा पॉइंट ले ले, एक पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट भी यहीं पे बना दे। अब इनके बीच में जब डिफरेंस ही नहीं है, तो चार्ज हम मूव करेंगे कहाँ पे? चार्ज मूवमेंट होगी ही नहीं। जब चार्ज का मूवमेंट होगा ही नहीं, तो करंट क्रिएट ही नहीं होगा। करंट पैदा होने का पहला कंडीशन है चार्ज मूव होना चाहिए, और चार्ज मूव होने का पहला कंडीशन है कि भाई दो पॉइंट्स जहां पे हम चार्ज मूव करा रहे हैं, उनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? उसी पॉइंट, उसी को तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इन्होंने सिंपल बोला कि आप एक काम करो, जब भी चार्ज बहेगा मतलब दो पॉइंट्स के बीच में आपका डिफरेंस तो होना चाहिए। उन्होंने ये बोला, अब ऐसे जोड़ लो, एक तार है, उन्होंने बोला मान लो एक कंडक्टर है, और उस कंडक्टर के दो किनारे हैं, इनका एक कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उन्होंने बोला मान लो एक पॉइंट का पोटेंशियल ए है, वी ए है, एक का वी बी है। तो इनको घटा, ए वी ए वी बी किसी को भी आप बड़ा मान सकते हो। तो ओवरऑल घटा करके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, हम मान लेते हैं वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी को हम नाम दे देते हैं वी। तो ओवरऑल इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस बह रहा है, वो बह रहा है क्या? भी पोटेंशियल डिफरेंस वो बह रहा है, उन्होंने वो बोला। तो उनका ये कहना है कि जो करंट बह रही है इस वायर से, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। उनका ये कहना था, बोला कि भाई हम यहाँ पे जो भी करंट इस वायर से बहेगी, वो इस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो आप ऐसा लिख सकते हो उसको, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों सेम है, चलता है आपके हिसाब से भी तो चलेगा, ठीक है, इस तरीके से।
तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा करंट हमारा यहाँ पर बह रहा होगा। ज़ाहिर-सी बात है, जितना ज़्यादा आप जगह दोगे उतना ज़्यादा चार्ज वहाँ पे बहेगा। चलो, ये उनका सिंपल लॉ था, बट कुछ कंडीशंस होते हैं। हर लॉ पे कुछ कंडीशन होता है। कूलम्ब्स लॉ में ऐसा कोई खास कंडीशन नहीं था, बट यहाँ पर एक कंडीशन है। यहाँ पे पहले इन्होंने बताया कंडीशन क्या, अंडर कांस्टेंट। इन्होंने बोला एक चीज कांस्टेंट रखो, वो है टेम्परेचर। एंड फिर बोला अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो लिख लो, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट जरूरी है, फिर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। अदर फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी चीजें, वो आप नहीं भी जानोगे तब भी चलेगा, बट आगे के स्लाइड्स में बताऊंगा भी जब हम लोग बात करेंगे रेजिस्टिविटी के बारे में। क्लियर है? ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एंड जब यहाँ से हम लोग एक वेरिएशन हटाते हैं, जो वेरिएशन है, यहाँ पे हमारे पास आएगा एक कांस्टेंट जो हमारा R होता है। तो ये हमारा बनता है V इज इक्वल टू आर आई। एंड V इज इक्वल टू आर आई जो है, तो इसी R को नाम दिया गया है क्या, रेजिस्टेंस का। तो कूलम्स बोल रहा हूँ बार बार मैं, ओम्स लॉ में जो आपका कांस्टेंट आता है उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। ये जो आर आपको दिख रहा है इसको नाम दिया गया है रेजिस्टेंस, RESISTANEC, रेजिस्टेंस। ओके, तो आर का वैल्यू यहाँ से निकालो तो कितना मिलेगा आपको, V अपॉन आई। तो यहाँ से हमें कूलम्स लॉ से रेजिस्टेंस का एक डिफिनेशन मिलता है जो आपको देखने को मिल रहा है, V बाई आई। इट मीन्स रेजिस्टेंस इज अ रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट। लिखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल है। तो ये डेफिनेशन कहाँ से मिलता है, हमें ओम्स लॉ से मिलता है। इसके अलावा रेजिस्टेंस का एक सिंपल डेफिनेशन है, वो ये है कि रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच क्रिएट्स एसल इन द पाथ ऑफ करंट। ठीक है, सिंपल भाषा में, विच क्रिएट्स रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करंट। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के बहने में रुकावट पैदा करती है। रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो करंट के बहने में रुकावट पैदा करती है। करंट रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम बहेगा, क्योंकि ये एक तरीके की रुकावट है। अगर आप चले जा रहे हो, रास्ते में आप चल रहे हो, अचानक से मान लो आप बाइक चला रहे हो, आप बाइक चला रहे हो मजे में रास्ते में, बट एक जगह पे सिग्नल आया, वहां पे है रेड सिग्नल। तो उस रेड सिग्नल पे आपको ना चाहते हुए भी रुकना पड़ेगा। तो रेड सिग्नल एज अ रिस्ट्रिक्शन आपके लिए काम कर रहा है, ऐसा रुकावट जो आपकी रफ्तार को कम कर रहा है, आपको रुकने पे मजबूर कर रहा है। सेम वही काम जो वहाँ पे आपके लिए सिग्नल कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा रेजिस्टेंस है वो करंट के लिए करता है। सेम वही चीज। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर करंट के बारे में और चीजें, सॉरी, करंट रेजिस्टेंस के बारे में और चीजें हम जानते हैं। तो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। अब रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। तो रेजिस्टेंस जो हमारा है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली लेंथ के ऊपर। एंड दूसरा ये डिपेंड करता है इनवर्सली हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। मान लो कोई एक कंडक्टर है हमारे पास, इस तरीके का कोई एक हमारा कंडक्टर है, चलेगा। तो इस कंडक्टर का कितना लेंथ है वो डिसाइड करेगा कि उसका रेजिस्टेंस कितना हो सकता है। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स उसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होगा, लेंथ एल मान लेते हैं। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये पार्ट जो आपको दिख रहा है जहाँ से करंट से बह सकता है, ये इतना हिस्सा जहाँ से करंट बहेगा, ये हुआ हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ से करंट हमारा बहेगा इस तरीके से। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ये हुआ एरिया ऑफ, ये छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये बड़ा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। अब आप ही बताओ किसमें से निकल जाना आसान होगा, पतले रास्ते से आपको निकलना आसान है या फिर रास्ता चौड़ा हो तो निकलना आसान है। जाहिर सी बात है चौड़ा रास्ता आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा पतले रास्ते के मुकाबले। तो अगर पतला रास्ता होगा तो आपको रुकावट परेशानी ज़्यादा होगी। तो सेम वही मामला करंट के साथ भी है, ये भी बिल्कुल आपके ही जैसा है। तो यहाँ पर हम फिर जॉइंट वेरिएशन लगाते हैं, तो ये हमारे पास आता है आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। ओके, देन यहाँ पे भी हम इस वेरिएशन को हटाते हैं, तो यहाँ से कांस्टेंट आता है जिसको हम नाम देते हैं रो। तो रोना नहीं है आपको, ये रो पी है। इस तरीके का जो पी बनता है, पी को ऐसे बना करके ऐसे मोड़ दो, इसको कहते हैं रो। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है असल में यहाँ पे होना चाहिए रो को, रो मुझे मिल नहीं रहा था पावर पॉइंट में, तो मैं डाल नहीं पाया उसको, ये होता है रो। ठीक है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ अच्छे से, तो आप एक बार अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मैं इसको एक डब्बे में ही बंद करता हूँ। तो हम डब्बा बनाते हैं, पिंक पिंक कलर का डब्बा बनाते हैं। ये देखो, ये हमारा हो गया डब्बा। R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, चलेगा। एल लेंथ है, ए हमारा क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड ये जो हमने बात की इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस के केस में जो कांस्टेंट आता है उसको हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं रेजिस्टिविटी।
तो व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज रेसिप्रोकल टू रेजिस्टेंस, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। या फिर इसका दूसरा नाम कंडक्टिविटी, देखो मैंने कंडक्टिविटी लिखा है, तो आप रेजिस्टिविटी बोलो या फिर कंडक्टिविटी बोलो, वही सेम चीज़ है, उसका सिंबल हमारे पास रो ही है। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/, आप इसको आर कर लो, चलेगा, खत्म। रेजिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। एप्लीकेशन क्या है इसका? मेटल सिलेक्शन ऑफ वायर्स हम लोग कहते हैं, क्योंकि अब जब हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसका कितना कितना ज़्यादा, किसका कितना कम है, तो हम इजिली वहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं हमें कौन सा वायर यूज़ करना है, कौन सा वायर नहीं यूज़ करना है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, इतनी जानकारी बहुत है रेजिस्टेंस में। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो ये है कि हमें आपको ये देखना होगा भाई सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में, तो वो समझते हैं। और ये जो टॉपिक है देखो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इस पर अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वीडियो के लास्ट में अगर टाइम बचता तो करेंगे, अदरवाइज एक अलग से वीडियो आएगा जिस पर हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही बना रहे होंगे। ओके, चलो, तो ये हो गया हमारा सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला, तो ये आपको ध्यान रखना, पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना, क्लियर है। अब देखो होता क्या है, कैसे बनता है वो बता देता हूँ। मान लो एक वायर है, हम रेजिस्टेंस को वायर में इस तरीके से दिखाते हैं, ये आपको पहाड़ जहाँ दिखे वो आपका क्या है, रेजिस्टेंस। तो हम वायर लेते हैं, 3 वायर लेते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए, ऐसा हमने लिया 3 वायर। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि आप एक काम करो, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि ये जो वायर है, ये वाला, ये इसका एंड पॉइंट है, इसके एंड पॉइंट को आप दूसरे वाले के स्टार्ट पॉइंट से जोड़ दो, ठीक है। और सेम वही काम, फिर बोला दूसरे वाले के एंड पॉइंट को तीसरे वाले के स्टार्ट पॉइंट से जोड़ दो। तो जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। फिर आपने सारे वायर्स को यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक बात है, अच्छी बात है, जोड़ दिया आपने। एक मिनट, ये आपने जोड़ दिया। अब मामला ऐसा था, इसका रेजिस्टेंस था R1 हमने मान लिया, इस वाले का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2, ओके। इस वाले का रेजिस्टेंस हमने मान लिया R3। अब ये जब तीनों को हमने जोड़ा तो 3 मिला करके एक सिंगल वायर हो चुका है, ठीक है। अब क्या है कि हम इस पूरे को इस तरीके से ऐसा बना सकते हैं, ये जो आपको 3 दिख रहा था, ये 30 पूरे को हम ऐसा बना सकते हैं सिंगल। तो हमें अब ये पता करना है कि भाई तीनों का इंडिविजुअल, एक का R1 R2 R3 था, बट तीनों को जब जोड़ के हमने एक सिंगल वायर बनाया तो उस सिंगल वायर का क्या रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होने वाला है, ये जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा, इसको हम बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, हम लिखते हैं आर ई से इक्विवेलेंट, यानी कि इन तीनों का मिला जुला भगत होगा R1 R2 R3। ये निकालते कैसे, ये हमें यहाँ पे समझना होता है। खैर, उतने डिटेल में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, फॉर्मूला आप यहाँ पे ध्यान रखना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हम जोड़ देते हैं, अगर हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है तो हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंस है उनको हम लाइन से जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, बस डायरेक्ट जोड़ देते हैं, हमारा काम बन जाता है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर इस तरीके से वायर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे करंट का जो मसला होता है वो ये है, अगर हम यहाँ से कोई करंट भेजते हैं आई, तो ये करंट पूरे वायर पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्योंकि सीधा 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 वायर है, सीधा सीधा करंट निकल जाता है। तो ये आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन है वहां पर जो करंट है हर वायर पे इक्वल होता है, ये बात आप लिख के रख लो। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज इक्वल इन ईच वायर, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट इन ईच वायर। ये क्लियर है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। क्यों? अब अगर इसको आप बैटरी से जोड़ देते हो, तो ये आपने एक बैटरी से जोड़ा, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, इसका कोई एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको V दिख रहा है, ये तो इस एंड से लेकर के इस एंड तक है पूरा इंडिविजुअल, ठीक है, सब मैंने एक पूरा इन तीनों वायर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपको खुद दिख रहा है कि ये जो एक V है ये तीनों वायर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सबका पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम है बट पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है, क्लियर है। सेम यही चीज उल्टा होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसको छोटा सा बताते हैं क्या किया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। उसमें हम लोग अलग अलग नहीं कहते, उसमें बोला जाता है भाई एक वायर लो, 3 वायर जो ऊपर में है उसी को जोड़ देते हैं, वो बोलते हैं सिंपल। स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट हमें सेम रखना है। पहला क्या था, एक का एंड दूसरे का स्टार्ट, इन्होंने बोला अब वो नहीं चलेगा, तीनों का स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट एक रखो, तो इस तरीके से हम उसको जोड़ देते हैं। ये देखो जुड़ गया हमारा। इसमें क्या है, देख लो ये एंड पॉइंट सबका एक जगह है और स्टार्ट पॉइंट भी सबका एक जगह है। आप और भी वायर से इसमें जोड़ सकते हो, वो चलेगा आपका। तो इस केस में जब हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, तीनों को मिला करके भी एक नया वायर बनेगा जो आर इक्विवेलेंट होगा,
उसका जब इक्विवेलेंट हम निकालते हैं तो फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हुआ हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और डिफरेंस होगी सीरीज से, वो क्या, अब इसको थोड़ा बैटरी से जोड़ो। इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। इसका एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा V। अब देखो तीनों ही जो हमारे पास वायर्स है उनका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम है, और इस स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। इसका मतलब तीनों वायर्स में पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। ये भी लिखो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम बट करंट इज डिफरेंट इन ईच वायर। करंट कैसा डिफरेंस है देख लो। अगर आपने यहाँ से एक करंट भेजा, तो यहाँ पर अगर एक करंट हमारे पास है आई, जब वो यहाँ पहुंचेगी इस पॉइंट पर तो उसको तीन पार्ट्स में स्प्लिट होना होगा, तब जा करके वो तीन वायर्स में ट्रेवल कर पाएगी। तो एक का नाम I1 दे दें हम, एक का नाम I2 हो गया, एक का नाम I3 हो गया। ये हो गया इस तरीके से। अगर आपको करंट निकालना है तो सिंपल है, ये जो आई था यही तीन पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I2 प्लस I3 तरीके से। समझ में आया? इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस तरीके से आसान आसान, जो आपको बनाने होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। क्लियर है? आगे चले इस पर। ओके। अब इसके बाद आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो रेजिस्टेंस के बाद ही ये जस्ट ये टॉपिक है, और ये जो टॉपिक है रेजिस्टेंस से मिलता जुलता है। मतलब मिलता जुलता क्या है, उसके रिलेशन में ही दिया गया है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये कहता है कि भैया मान लो रेजिस्टेंस हमने पढ़ा, तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है, रुकावट। रुकावट लिखते हैं हम लोग, रुकावट, रुकावट होती है। अब रुकावट हो रहा है यानी कि करंट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। आप खुद ही सोचो कि आप सिंपली यहाँ पर कैसे एग्जांपल, एक सिंपल एग्जांपल अगर हो, मान लो आपको एक, आपके सामने एक आदमी है, उसको आपको धक्का देना है, सिंपली अकेला है, उसको आपको धक्का दे करके अपने रास्ते से हटाना, आपको उसको पुश करना पड़ेगा। आप यहाँ पर खड़े हो, आपको उसको पुश करके हटाना पड़ेगा। बट अगर यहाँ पे जो आदमी है जिसको आपको पुश करके हटाना है, उससे पहले एक बड़ी सी रुकावट लगा दी जाए, तो आपको पहले इसको खत्म करना होगा, और इसको खत्म करने के लिए भी आपका एक्स्ट्रा एनर्जी जाएगा। तो जब एनर्जी जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, आपका काम होगा। जब हम काम करते हैं तो हमें एक चीज पता है कि हमारे बॉडी में हीट भी जनरेट होता है। पता है, हम जब काम करते हैं, कोई भी काम है, नॉर्मल दौड़ना हो जाए या किसी को पीटना हो जाए या खुद मार खाना हो जाए, हीट वहां पर जनरेट होता है। तो वही चीज यहाँ पर होती है। अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वजह से रुकावट है, तो करंट फ्लो हो रहा है, उसको रुकावट झेलना पड़ रहा है, तो वहां पे भी हीट जनरेट होगा। वो जो हीट है जो रेजिस्टेंस की वजह कर जनरेट हो रही है, उसको डिनोट किया है कैपिटल एच से हमारे जूल्स लॉ ने। और वो करंट कितना जनरेट होगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, इसको ही बताया गया है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। कंसेप्ट क्लियर है? बाकी आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, क्योंकि लॉ में कुछ ज़्यादा है नहीं, और दूसरी बात लॉ में कुछ ज़्यादा आपको समझना नहीं, सिर्फ स्टेटमेंट समझना है। उन्होंने बोला कि ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई स्क्वायर के। जो भी करंट बह रहा है उसका होल स्क्वायर कर लो, जितना ज़्यादा करंट बहेगा उतना ज़्यादा हीट होगा। दूसरी बात, ये जो हीट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन है कि रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है कि करंट एंड टाइम कांस्टेंट होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बोला कि ये जो हीट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम का। जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप करंट फ्लो करोगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा हम काम करेंगे उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसमें क्या है आपका, इसमें आपका आई एंड आर जो है वो कांस्टेंट होगा। तो याद रखना, बहुत ईजी है। यहाँ पर आप देख लो कि क्या हो रहा है यहाँ पर आपका। सिंपल, जब आपने एक को रिलेशन दिया है तो दूसरा हमारा दो बार बाकी जो दो चीजें वो कांस्टेंट है। अगर आप एच को आई से रिलेट कर रहे हो बाकी दोनों कांस्टेंट, एच को आर से रिलेट किया तो बाकी दोनों कांस्टेंट, यहाँ रिलेट किया बाकी दोनों कांस्टेंट, ये खत्म। बाकी फाइनल एक्सप्रेशन में यहाँ देखा देते तो ऊपर लिखा ही है हमारा। तो यहाँ पे जब आप बाई जॉइंट वेरिएशन कंबाइन करोगे तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, यहाँ से आप हटाओगे तो एक हमारे पास जो इन्होंने कांस्टेंट दिया था वो दिया था 1/j। तो यहाँ पर आता है आई स्क्वायर आर टी डिवाइड बाई जे। तो ये जूल्स कांस्टेंट होता है। इसके बारे में बस इतने जानना है कि जूल्स कांस्टेंट, और कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ओके। तो एप्लीकेशन कहाँ पर है इसका, एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक हीटर्स, बल्ब्स एंड फ्यूजेस पर। ये एप्लीकेशन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है। फाइंड एच फॉर आई। ये आपको बना के देखना आप लोग। करंट का वैल्यू दिया, रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ। ये जो ओ दिख रहा है ओ मतलब ओम है, यानी कि 5 ओम टाइम 10 सेकेंड है। वैल्यूज पुट करना, आपको हीट मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट।
तो इससे पहले तक अभी जो हमने पार्ट पढ़ा ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट था, जहाँ पर करंट मूव नहीं कर रहा था, अभी तक करंट स्टैटिक था। ओके, करंट मूव करने का मतलब वो नहीं है कि वो वाला मूवमेंट, ओके, ये दूसरी मूवमेंट होती है। अच्छा ठीक है, छोड़ो वो कंसेप्ट पे हम लोग नहीं चलते, अब हम दूसरे हिसाब से चलते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का ये कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होता है, या वो मैग्नेटिक फील्ड को भी असरअंदाज कर सकती है। ये चीज़ का पता हमारे ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू चला था। ये सिंपल सा एक स्टोरी बताया जाता है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पर उनका कुछ ऐसा सेटअप था कि एक नीडल था जो कि बेसिकली कंपास का बना होता है। ठीक है, तो कंपास यानी कि मैग्नेट का बना एक नीडल था, इस तरीके से रखा हुआ था वो अपने जगह पर जहाँ पे भी होता है। और एक वायर का ऐसा सेटअप था कि इस तरीके से वायर यानी कि करंट वहाँ पर जा रही थी, करंट का इंतजाम किया गया। तो उनको बाद में पता चला कि भाई ये सेटअप उन्होंने बाद में किया। पहले उनको ये पता चला, पहले उन्होंने ऐसे ही रैंडमली इसको ऑब्जर्व किया, फिर बाद में ये पूरा सेटअप किया। तो जा करके वो पता चला कि अगर हम करंट फ्लो कर रहे हैं, तो करंट फ्लो जैसे हो रहा है, जैसे ही करंट है, ये जो देखो नीडल है ना, एक तो नॉर्थ होगा, एक पॉइंट साउथ होगा। ये जो नीडल होता है ये वायर के एक बार नीचे रखा रहता है, एक बार वायर के ऊपर रखा रहता है। ध्यान देना आपको, एक बार वायर के ऊपर रख देते हैं, एक बार वायर के नीचे रख देते हैं, दोनों टाइम उन्हें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जैसे ही करंट नीडल के पास से गुजरती है, वैसे ही इस नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। अब करंट का डायरेक्शन अगर नॉर्थ टू साउथ है, तो ये जो हमारा नीडल है ये ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। अगर डायरेक्शन उल्टा कर दोगे साउथ टू नॉर्थ, तो यहाँ से तो ईस्ट में डिफ्लेक्शन हो रहा था, इसमें हमारा वेस्ट में डिफ्लेक्शन होगा। ये आपको देखने को मिलता है। अब एक चीज़ मुझे आप ये बताना, कि मैं आपके लिए दे रहा हूँ, मुझे आप कमेंट करना। मैं देखता हूँ आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा भी लगता है और मैं उस पर रिप्लाई भी करता हूँ कमेंट्स पर, जो जो मैं देख पाता हूँ। तो नॉर्थ से साउथ अगर हम करंट को फ्लो कर रहे हैं, तो ईस्ट में हमारा जो नीडल है वो मूव करेगा, साउथ टू नॉर्थ में वेस्ट में मूव करेगा। अब ये जो सिचुएशन है ये कब होती है? जब हमारा वायर जो है वो ऊपर की तरफ होता है तब होती है, या फिर जो वायर हमारा नीचे की तरफ है तब होती है। ये आपको यहाँ पर बताना है मुझे कमेंट करके, आंसर आपको बुक में मिलेगा। ओके, अब यहाँ बात होती है राइट हैंड रूल फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो बहुत सारे रूल्स अब ये हैं कि भाई वायर में करंट बह रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा वो तो बताओ। ये चीज़ है। तो राइट हैंड रूल आता है, राइट हैंड पाम रूल भी आता है, बहुत तरीके की चीज़ें आती हैं यहाँ पर। इसमें ऐसा बोला जाता है, मान लो अब देखो ये तो अच्छे से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ठीक है, ये है हमारे पास प्यारा सा। तो अब मान लो ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है करंट फ्लो। तो मान लो करंट नीचे से ऊपर जा रही है, इन बोलते हैं कि ये लोग अंगूठा को उस डायरेक्शन में रखो जहाँ पे करंट जा रही है, मतलब अंगूठा ऐसा रख दिया, नीचे से ऊपर जा रही है तो अंगूठा आपका ऐसा रहेगा, और उसके बाद हाथ को ऐसे मोड़िए। तो हाथ जिस तरफ मुड़ेगी, हाथ अपना रख दिया, हाथ जिस तरफ मुड़ेगी मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ ही बनेगा। तो हाथ चूंकि ऐसे मुड़ रहा है, इसका मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे बन रही होगी। मेरे हिसाब से ये क्लॉकवाइज है, अगर आप मेरे नजरिए से देखोगे यहाँ बैठ के, तो ये बन रही होगी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ या साउथ? बताओ जरा। मैं नहीं बताऊंगा, ये भी आप ही बताओगे मुझे कमेंट करके। तो ये एक वायर है, अगर करंट ऊपर की तरफ जा रही है तो अंगूठा ऊपर रखो, और ऐसे आपका हाथ फोल्ड हो रहा है, इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। और अगर ये वायर है, करंट ऐसे जा रही है, तो अंगूठा ऐसे रखो, और इस केस में आपका ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ऐसे। ये ऐसे करंट नीचे है, तो ये ऐसे फ्लो करेगा फिर। ये था राइट हैंड रूल इनका। ओके, देन राइट हैंड पाम रूल भी था, ये पाम भी काम आता है, तो उतना आपको याद रखने की ज़रूरत है नहीं, बस राइट हैंड रूल याद रख लो, हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चले। इतना ही है इसमें, ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स इतना ही है। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट्स का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बुक से याद कर लेना, या फिर बुक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स से आप देख लेना, उस नोट्स में बहुत क्लियर और अच्छे से लिखा हुआ है। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारे पास है फ्राइडेज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं। लेंस लॉ यहाँ पर है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो होता क्या है, मैं कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ये कंसेप्ट आया कहाँ से। तो इसके लिए हमें कुछ सब कुछ एक चीज़, एक मिनट अच्छे से बना दें, ये थोड़ा गंदा लग रहा है मुझे, तो हटा देते हैं। हटा दिया हमने। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, वाइट कलर में ही इसको बनाता हूँ मैं, अच्छा लगेगा। देखो थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पे पिक्सल निबलाना पे दिखाता है, ऐसा कुछ वायर टाइप का। स्प्रिंग आप लोगों ने देखा ही होगा, तो ये स्प्रिंग वाली ही बात है।
स्प्रिंग में क्या होता है, अंदर अब जैसे अगर ऐसा कोई स्प्रिंग है तो इस स्प्रिंग में आप अंदर की तरफ कुछ भी इस तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ डाल सकते हो। यहाँ पे क्या बोला, मान लो इस तरीके से ये स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ये एक हमारा मैग्नेट है। इन्होंने बोला कि जैसे आप इस मैग्नेट को इस स्प्रिंग के अंदर लाओगे, ये अच्छा, ये जो स्प्रिंग है, ये कोई एक मेटल है खास तौर पर, वो तो मैं बताना भूल ही गया। अब ऐसा नहीं कि किसी भी मेटल का स्प्रिंग हो, नहीं, ये खास तौर से मेटल है जो करंट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर जो करंट कंडक्ट करता है। तो ओवरऑल एक लाइन पे मैं बोलूँ तो गुड कंडक्टर ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी का बना हुआ ये होना चाहिए, गुड कंडक्टर ऑफ करंट का। तो जैसे ही आप इसको लेके आओगे, आपने ऐसे एंटर की, जैसे एंटर करोगे इस वायर में एक करंट पैदा होगा, उसको बोलते हैं इंड्यूस करंट, क्योंकि वो खुद ब खुद पैदा हो रहा है, तो इसीलिए वहां पे वर्ड यूज हुआ इंड्यूस्ड। तो जैसे ही आप इसको ऐसे पास लाओगे, करंट इसमें पैदा होगा, ठीक है, वो दिख जाता है जब भी होता है तो करंट इसमें पैदा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। अब जब करंट पैदा हुआ है तो करंट तो तभी बहेगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वजह कर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं, आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं यहाँ पर, इस साल के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया अभी। बट थोड़ा सा डिफरेंस है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में, ओवरऑल कुछ हद तक सेम है। तो यहाँ पर जब करंट इंड्यूस होता है तो ईएमएफ भी इंड्यूस होता है, फ्राइडेस लॉ यही कहता है। तो फ्राइडेस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये कहानी हमें देखने को मिलती है। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, मैंने कोशिश की आपको समझाने की। टॉपिक क्लियर हुआ होगा, कमेंट में बता देना हाँ सर क्लियर है। तो ऐसा मैग्नेट है, जब इसके अंदर आप ले जाते हो तो इस वायर में एक इंड्यूस्ड करंट आपको देखने को मिलती है, जो पूरे वायर पे दौड़ उठती है वो करंट, ओके। और उसकी वजह से एक ईएमएफ भी हमें देखने को मिलता है वायर में, ये हमारा फ्राइडेस लॉ कहता है, बस इतना ही याद रखना आपको। देन उसके बाद हमारा लेंस लॉ है, वो इंपॉर्टेंट है, वो बोलता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ओपोजेस द चेंज। अब ये क्या है कि आपने जैसे इसमें लाया, इसको एंटर कराया, तो यहाँ पर जो करंट इंड्यूस हुआ, जो करंट इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, वो इसको अपोज करेगा जिसकी वजह से वो बन रहा है। तो लेंस लॉ का सिंपल मतलब ये है कि इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होता है कि वो उस रीजन को ही अपोज करता है, उसके खिलाफ जाता है, जिसकी वजह से वो क्रिएट हो रहा है। अब मान लो ये ऐसे आया, मान लो ये नॉर्थ पोल है, जो हम सामने ले जा रहे थे वो नॉर्थ पोल था, तो यहाँ पर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहना शुरू होगा और यहाँ पर नॉर्थ पॉइंट क्रिएट करेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अगर फील्ड बन रहा है इसका मतलब वो नॉर्थ आपका सिंबल वो बता रहा है, तो दोनों नॉर्थ नॉर्थ क्या होगा, अपोज होगा, अपोज करेगा। ये लेंस लॉ, लेंस लॉ का सिंपल मतलब वही होता है। अगर आपने मैग्नेट का नॉर्थ पोल सामने लाया था तो भाई वो क्या करेगा, करंट यहाँ पे भी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा और एक अपोज करेगा अच्छे से। और अगर आप साउथ पोल सामने ले जाते हो तो वो अपने सामने में साउथ पोल बनाएगा और उसको अपोज करेगा। ये हमारा कहलाता है लेंस लॉ, खत्म। एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में इनका। क्लियर है, आसान सी चीजें, मैंने कोशिश किया जितना आसान हो सके उतना आसान आपको समझाने की। तो ये चैप्टर हमारा एंड की कगार पर आ चुका है, आगे चलते हैं, टॉपिक समाप्त करते हैं। तो एप्लीकेशन इन डेली लाइफ आपको पता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स, फैंस, मिक्सर एंड पंप्स में होता है हमारा इलेक्ट्रिक्स, पूरा जितना भी चीज़ हमने पढ़ी सबका जो एप्लीकेशन इन सारी चीज़ों में होता है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस में क्या है, हीटर्स, आयरन्स एंड बल्ब्स, ये सारी चीज़ें। आगे चले, कुछ सवालात के जवाब दे देना मुझे आप। और ये फार्मूला समरी मैंने आपके लिए बनाया है। इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, रेजिस्टिविटी यानी कि रो, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये जूल्स लॉ, और ये हमारा हो गया पावर, ओके। तो वर्क और पावर, मैंने पावर, ठीक है, पावर पढ़ाने की उतनी कोई खास चीज़ है नहीं, पावर आपको पता है, पावर इज इक्वल टू वी आई होता है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर का। ऐसे तो पावर का फॉर्मूला और भी है। पावर बेसिकली होता है कि आप कितना टाइम में कितना काम कर पा रहे हो, वो आपका पावर होता है। तो मेनली पावर का डिफिनेशन यही है आपके बुक में, वर्क डन इन यूनिट टाइम। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब चूंकि डब्ल्यू जो हमारा है वो, तो हम वर्क को और भी तोड़ सकते हैं। एक हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वो होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये होता है। तो यहाँ से हम डब्ल्यू अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा वी क्यू, तो हम डब्ल्यू की जगह पर वी या क्यू लिख सकते हैं। पीछे हमारे पास टी है और आपको दिखेगा क्यू बाई टी, अभी यहाँ ऊपर में ही आप देख लो, क्यू बाई टी क्या है, करंट है। तो क्यू और टी को हटा करके हम करंट ला देते हैं, तो ये हो जाता है वी आई। इस तरीके से पावर का एक फॉर्मूला बनता है वी आई। एक तो हम जानते हैं जो वर्क और टाइम से रिलेट करता है, दूसरा भी हमारे पास है जो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट से रिलेट करता है।
और इसको अगर हम बनाना चाहें तो और भी इसमें बना सकते हैं। देखो और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बनाने की, मैं एक और वेरिएशन करके दिखा देता हूँ। अब v हमारे पास है, ये जो हमारा v इज इक्वल टू आई आर है, हम इसको ही बदल सकते हैं और चाहे तो v इज इक्वल टू, चूंकि आई आर हमारे पास है तो हम v की जगह पर आई आर यहाँ पुट कर सकते हैं। v की जगह पर आई आर पुट कर दो और एक आई ऑलरेडी पहले से है, तो हमारे पास पावर का ये भी एक शकल बन जाएगा आई स्क्वायर आर। अदरवाइज हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, हम यहाँ से आई का वैल्यू निकाल सकते हैं v बाई आर और इस फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं। तो p इज इक्वल टू हमारे पास v, आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं v बाई आर। यहाँ से एक शकल आपको देखने को मिलेगा p इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये शकल्स हम बना सकते हैं। ओके, ये पॉसिबिलिटीज है, बट आपको सब याद नहीं रखना है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा इतना पागलपन के सबको आप रटने बैठ जाओ, नहीं। जितना ऊपर दिया है इतना याद कीजिएगा। पावर में ये वाला इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। मैंने ये आपको वे करके दिखाया है कि किस तरीके से आप चीज़ों को डिराइव कर सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो। अगर आपसे रेजिस्टेंस दे करके करंट दे रेजिस्टेंस दे दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस है, फिर आप पावर निकाल सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। जाते जाते एक छोटे से नन्हे से मुन्ने से सवाल है मेरे एक दो, उसका जवाब दे दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। पहला जो सवाल है हमारे पास, व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट। तो मैंने बताया है कि नहीं बताया, पता नहीं, नहीं बताया, बट आप बता सकते हो। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए, क्या होगा। दूसरा हमारे पास सवाल है, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर डबल्स। ये क्या होगा, ये मुझे आपको दोनों का आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। कितनों कितने कमेंट्स आते हैं, नहीं भी होगा कोई नहीं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी जहाँ पर हमारा फिजिक्स का जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, जो कि हमारा लास्ट रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर, वो काफ़ी छोटा चैप्टर है, वो हम यहाँ पर इसको निपटा देंगे अगले दिन वाले वीडियो में। तो रेडियो एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, उस वीडियो में मैं ये क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। ऐसा होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है इसका आंसर मुझे कमेंट में आप दे देना। तो ऑलरेडी काफ़ी समय हो चुका है इस चैप्टर को पढ़ाते हुए, लंबा वीडियो बना होगा ये भी, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 40-55 मिनट्स गया होगा, जैसा लाइट चैप्टर का वीडियो हुआ था। बट उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा अभी तक। बात रह गई हमारी न्यूमेरिकल पार्ट की, तो लाइट चैप्टर हमको डेरिवेशन से और यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल से, वो दोनों आएंगे। अभी देखो, अगर अब देखोगी तो जो पूरा चैप्टर आपका फिजिक्स का वो 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, एक एक दिन करके। मैंने 20 डेज इसलिए लिए क्योंकि मुझे पता है कुछ चीज़ें अलग से करानी होंगी, उसमें हमारा डेरिवेशन का पार्ट आता है लाइट चैप्टर का, और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल पार्ट आता है। और एक दो दिन हम लेंगे मेनली, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो उसके लिए हमें एक दिन सेपरेटली चाहिए जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। क्लियर है, ओके। चलिए, तो इतना सपोर्ट आप लोगों ने दिखाया है, अगर यहाँ तक आप देख रहे हो चीज़ आपको अच्छी लग रही है, मैं जल्दी कहता नहीं, बट चैनल अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरे लिए भी सपोर्ट होगा इस तरह के कंटेंट को कंटिन्यू रखने में। और कमेंट आप करते ही रहते हो, शेयर कर देना वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, तो उन तक भी ये कंटेंट पहुंच जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड एग्जाम्स।